वास्तु एक्चुअली है क्या? वास्तु बहुत एक प्राचीन विज्ञान है और ये वर्षों से चलता चला आ रहा है। ये जो आपने बोला वाइब्रेशंस होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, ये एक्चुअल ऊर्जाएं वाइब्रेशंस हैं क्या? क्योंकि कभी ये मतलब नहीं होता कि आप इस देवी देवता को मानो, आप इसकी फोटो को यहाँ लगा दो, आपको इस गॉड गॉडेस को फॉलो करना है, कभी नहीं। देखो इन दिशाओं के अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई घर लेना है तो सबसे लकी घर कौन सी दिशा का है? चारों दिशाओं में विष भी है, अमृत भी है। दिशा के आधार पे लकी नॉर्थ फेसिंग वाला भी है, ईस्ट वाला भी है, वेस्ट वाला भी है, साउथ वाला भी है। कीपिंग मनी इन अ लॉकर इन द नॉर्थ ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ। नॉर्थ मैंने बताया जैसे आपको कुबेर का स्थान है, अच्छा होता है, धन रखने का अच्छा स्थान। वास्तु का मतलब यही होता है कि घर तोड़ के वापस बनाना पूरा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वास्तु के पीछे एक एक्चुअल साइंस क्या है, या सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी है, या सिर्फ एनर्जी की बातें हैं? नहीं, इसमें प्रॉपर साइंस है और पंचतत्व है। Welcome back guys. Today's episode is all about one of the most ancient yet powerful sciences, वास्तु शास्त्र। लोग अक्सर पूछते हैं वास्तु क्या है, इज इट अ सुपरस्टिशन या एक रियल साइंस है जो हमारे घर, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को डे टू डे बेसिस पे इम्पैक्ट करता है। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है मिस्टर प्रेम पंजवानी, इंडिया के टॉप वास्तु एक्सपर्ट्स में से एक। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी, हाउ वाइब्रेशंस अफेक्ट आवर लाइफ, nightmares and vastu relation, do's and don'ts of temples at home, kitchen layout, rented homes and marital life, and even about earning money। और लास्ट में हम बस्ट करेंगे कुछ ऐसे बड़े वास्तु मिथ जो आप लोगों को अपनी लाइफ में रियलिटी रखते हैं। सो गेट रेडी, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक जर्नी है जहाँ साइंस मिलता है स्पिरिचुअलिटी से। लेट्स बिगिन विद मिस्टर प्रेम पंजवानी। सर थैंक यू फॉर कमिंग एट न्यू स्ट्रीट लाइफ पॉडकास्ट। आई रियली होप कि हम एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट, बहुत अच्छा इंसाइटफुल पॉडकास्ट आपके साथ करें, वास्तु के ऊपर चीज़ें जाने, लोगों को वास्तु के बारे में जो नहीं पता, ऑडियंस वो जाने, अच्छी चीज़ें कैप्चर करें अपने दिमाग के लिए और अपना फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज साइंस को दिमाग में रख के प्लान करें। एक बहुत पहला बेसिक सा क्वेश्चन हम लोगों की लाइफ में ये आता है कि ये वास्तु एक्चुअली है क्या? क्योंकि ये बहुत स्कैटर्ड नॉलेज है, कहीं भी इसके बारे में कभी किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं है। जिस तरीके से, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शो में आमंत्रित किया और ये मेरा भी एक अच्छा सौभाग्य है कि मेरे को अपनी अवेयरनेस या जो भी मैंने अभ्यास बीते वर्षों में किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है, या अपने व्यूअर्स के साथ मुझे कुछ अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। वास्तु बहुत एक प्राचीन विज्ञान है और ये वर्षों से चलता चला आ रहा है, काफ़ी सालों से है। हाँ, इधर कुछ समय ऐसा आया है कि एक लोगों में जागृति, इसकी अवेयरनेस, सजगता बढ़ी है, लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है। बाकी है तो बहुत प्राचीन विद्या ये हमारे देश की, आज की नहीं है। सर वास्तु को ये बढ़ने में क्या कुछ, ये जो ऑनलाइन ऐप्स आ रहे हैं जैसे एस्ट्रोटॉक वगैरह हो गया, इन सब का भी कहीं ना कहीं रोल है बढ़ने में? हाँ जी, मतलब जैसे अभी नॉलेज बढ़ाने में, अपनी लोगों का इंटरेस्ट दिखाने में, उन सब चीज़ों में। देखिए, रोल तो है, पर इसको अगर हम, जो अभी ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है, एक सही तरीका है। तो वो अगर हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों में जागृति होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया का टाइम है, लोग देखते, सुनते हैं, समझते हैं, सबके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है, क्या गरीब क्या अमीर, क्या बच्चा क्या बड़ा क्या बूढ़ा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर इस तरीके से जागृति हो तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। सर वास्तु के पीछे एक एक्चुअल साइंस क्या है, या सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी है, या सिर्फ एनर्जी की बातें हैं, भगवान की बातें हैं, या कोई साइंस कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले कर रही है अपना? नहीं, इसमें प्रॉपर साइंस है और पंचतत्व हैं जो अपने चले आ रहे हैं, जिसके ऊपर वास्तु पूरा विज्ञान का सिद्धांत पूरा सेट है, उसी के आधार पे चीज़ें काम करती हैं। और अब तो इतनी रिसर्च हो गई है बीते वर्षों में कि पहले म्यूज़िक सिस्टम घरों में होते थे, किसी भी तरीके के रेडियो होते थे, आज अलग अलग सीडी प्लेयर हुए, फिर अलग अलग माध्यम में टीवी है। तो आज इनके ऊपर भी रिसर्च हुई है कि ये भी, इनकी भी प्लेसमेंट क्या है, किस तरीके से घर का ओवरऑल ऑरा है, इन चीज़ों का, हमारे शयन कक्ष का, हमारे खाना बनाने के स्थान का, हमारे ओपन एरिया का, हमारे आंगन का, सारी चीज़ें, आकार कैसा है हमारे घर का, हमारा फ्लैट है या बंगलो है, जो भी है, सारी चीज़ें निर्भर करती हैं उस ऊर्जा को बनाने में। लेकिन सर वो साइंस का पार्ट बीच में कैसे प्ले हो रहा है? जैसे हमने मैपिंग करी, अब मैपिंग के पीछे साइंस का क्या रोल है उसमें? दिशाओं का है ना,
इसीलिए तो कहते हैं ना दिशा से दशा बदले। यानी अगर बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ित है, समस्या आ रही है, तो कहते हैं भाई आपको अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, तो उससे आपकी दशा बदलेगी, समय बदलेगा। ठीक है, नहीं भी ज़्यादा ज्ञान है आपको, कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे ये। तो वही चीज़ है, ये दिशाओं पे आधारित है। किस दिशा की तरफ कहते हैं कि ये पूर्वाभिमुख मकान है, ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ये वही है, दिशाओं से ही इसकी सारी गणना शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ज्योतिष में हम लोग जन्मपत्री देखते हैं और फिर प्लैनेट्स हैं, उसमें ग्रह हैं, राशियां हैं, 12 घर जो आप देखते हो बने रहते हैं, तो उस पे सारा बेस है, वो आधारित है विज्ञान ज्योतिष। वैसे इसमें दिशाओं के उसमें आधार पे हम लोग ऊर्जा का संतुलन और असंतुलन चेक करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। तो इन दिशाओं के अकॉर्डिंग अगर किसी का कोई घर लेना है तो सबसे लकी घर कौन सी दिशा का है? इसका प्रश्न 2 तरीके से मैं देना चाहूँगा आपको। एक ऐसे देखिए तो दिशा के आधार पे लकी नॉर्थ फेसिंग वाला भी है, ईस्ट वाला भी है, वेस्ट वाला भी है, साउथ वाला भी है। डिपेंड करता है, चारों दिशाओं में विष भी है, अमृत भी है। यानी कि सहजता वाला, सक्सेसफुल करने वाला भी एक एनर्जी लेवल है और कहीं न कहीं असहजता देने वाला भी एनर्जी लेवल है। डिपेंड करता है कि फिर वही बात आ जाती है कि हमारा फ्लैट या घर या बंगलो, विला, जो भी हम जहाँ रह रहे हैं, किराए का है, अपना है, किस तरीके का है, किस तरीके की शेप लिए हुए है, किस तरीके का आकार है उसका, उस पे ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और दूसरी बात, ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष मैं इसको बोलूँगा, जो मैंने अपने 20-25 सालों के अभ्यास में देखा है कि डिपेंड करता है कि सक्सेसफुल की अगर आप बात करते हो, तो मैं तो ये देखता हूँ कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ, व्यक्ति के लिए, जो मेरा क्लाइंट है, काम करता हूँ जिनके लिए मैं, कि भाई वो करता क्या है? कितने लोग हैं जो उसमें रहने आ रहे हैं घर में, यहाँ रह रहे हैं, और व्यक्ति करता क्या है? जॉब करता है तो किस फील्ड में करता है? बिजनेस करता है तो किस क्षेत्र में करता है? उसके आधार पे मैं वो फाइन ट्यूनिंग सारी उसकी घर की करता हूँ, ताकि उसको किए हुए कर्म को एक सफलता की ओर उसको ले जाए, वो व्यक्ति को जीवन में। वास्तु का सिद्धांत एक तरीके से एक मैसेज ही यही है कि कर्म तो हर व्यक्ति कर रहा है, पर हमारे जो कर्म हैं, डेली रूटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, वो सही उपयोग में आए और हमको सफलता प्रदान करें। ऊर्जा का संतुलन हमको परेशान या बेचैन न करे। सर, पर ऐसा कभी-कभी क्यों होता है कि 2 इंसान हैं अगर और दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल एक को कम मिल रहा है और एक को बहुत ज़्यादा मिल रहा है उसी चीज़ का? थोड़ा-सा क्वेश्चन मैं और समझना चाहूँगा, किस तरीके से ये? जैसे सर, सपोज़ आप और मैं हैं, हम दोनों सेम तरह का काम कर रहे हैं, सेम टाइम पे सेम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ का फल कम मिल रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा सिचुएशन क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए हो जाती है कि ये दोनों लोग जो रह रहे हैं, जिनके बारे में आप बात कर, दोनों अलग-अलग घरों में रह रहे हैं। हाँ जी। उनके अलग-अलग वास्तु वाइब्रेशंस होंगे। जिसका वास्तु वाइब्रेशन सही होगा, उसके किए हुए कर्म को बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, सफलता की ओर ले जा रहा है, जैसे अभी कुछ क्षण पहले मैंने बोला। और जिसका असंतुलन है ऊर्जा का, उस बेचारे को मेहनत करते हुए भी उतनी न प्रमोशन मिल रहा, न शाबाशी मिल रही है बॉस की जॉब में या काम में, और न ही सफलता उसको उतनी मिल पा रही है। सर, बट एक वो होता है कि वास्तु के जो सिद्धांत होते हैं, जो सिद्धांत लोगों को नहीं पता चल पाते हैं कि क्या है, किसी ने यूट्यूब से देख लिया और बस वही चीज़ फॉलो कर दी। जैसे लोग कहते हैं घर में 7 घोड़ों की फ़ोटो लगानी चाहिए, तो बस वो चीज़ देखी, अब उसके पीछे की चीज़ें नहीं जानने की कोशिश करी कि कलर क्या होना चाहिए, हॉर्सेस का फ्रेम कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बस देखा, लगा दिया। तो वो सब एक्चुअली प्रिंसिपल्स क्या हैं वास्तु के, स्टेप बाय स्टेप? प्रिंसिपल तो बहुत अच्छे हैं और बड़े लंबे हैं, मगर ये मैं वही कहना चाहूँगा कि ये ठीक उसी तरीके से हुआ कि जैसे आपको कोई पीड़ा हुई शरीर में, आपने कहा मैंने ना डॉक्टर के पास जाऊँगा, ना मेडिकल स्टोर जाऊँगा। आपने गूगल किया, गूगल ने दिखाया 4 तरीके की टैबलेट्स हैं, आपको कोई एक टैबलेट समझ में आई, जितना आपने गूगल किया और आप मार्केट से जाके टैबलेट खा ली। आपको ये पता नहीं कि गोली का पावर क्या है, कितना है, काम करेगी, नहीं करेगी, कितनी खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, डोसेज क्या होने चाहिए। तो वही अंधेरे में तीर चलाने वाली चीज़ है। उसके लिए ये है कि आप खुद मत समझिए, खुद हम जीवन में देखिए ना क्या-क्या चीज़ें हम समझेंगे खुद। आज हमारा अगर कोई व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ होता है, तो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं ना। डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई की हुई है, एमबीबीएस किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, आगे की अपनी जो पढ़ाई की हुई है। उस हिसाब से वो अभ्यास से हमका नब्ज़ चेक करता है, बताता है देख के। वैसे ही किसी अच्छे कुशल वास्तु विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, अगर हम बिलीवर हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हमको क्या कह रही है, क्यों असहजता जीवन में आ रही है।
और मैं कहता ही हूँ अक्सर कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वास्तु, VASTU, और इसको अगर आप उल्टा पढ़िए तो होता है उत्सव, UTSAV। यानी कि लाइफ में अगर सेलिब्रेशन नहीं है, लाइफ अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पूरा कि कहीं ना कहीं घर में वास्तु वाइब्रेशन का संतुलन आ गया है। तो उसके प्रति सजग होइए, उसको दिखवाइए जिस किसी के ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, विशेषज्ञ को, और जीवन में आगे बढ़िए। लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग जो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बस जो चीज़ उन्हें एज इट इज़ मिली वो वहीं रहना चालू हो गए, वहीं सेटल हो गए, और फिर भी उनको सक्सेस बहुत मिल रही है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाहूँगा, इसको आप स्पिरिचुअलिटी से न जोड़िए, हाँ जी। अध्यात्म से मत जोड़िए। अध्यात्म का, वास्तु का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप इस देवी देवता को मानो, हाँ जी। आप इसकी फोटो यहाँ लगा दो, आपको इस गॉड गॉडेस को फॉलो करना है, कभी नहीं। ठीक, पहली बात तो ये पॉइंट हो गया, इस चीज़ को आप करिए ही नहीं। दूसरा बात आपने क्या बोली कि कोई भी बस उनको घर अच्छा लगा, उन्होंने Correct. घर लेके रहना चालू, तो वो उनको सक्सेस मिलनी चालू हो गई, चाहे वो माने चाहे ना माने। ऐसा नहीं है, वास्तु वाइब्रेशन है 101% है, जो मैंने 20-25 सालों में अनुभव किया है, और वो वर्क करती है। अब आपने जिस केस को डिस्कस किया, जिस बात को आप बोल रहे हो, वो आप किसी ऐसे घर में गए, आपने कोई ऐसी शॉप ली या शोरूम खोल दिया या फ्लैट ले लिया, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सही थी, आप गए, और अब आप इसको इस एंगल से देखो कि आपके नियर एंड डियर वंस में कभी जिन लोगों ने अपना स्थान परिवर्तन किया, रहने की जगह परिवर्तन करी, घर या शहर, और वो लोग नॉन बिलीवर हैं, नहीं मानते वास्तु को, वो लोग गए और उन्हें एकदम से तरक्की उनकी होनी चालू हो गई। देखा होगा ना आपने। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दुकान एक जगह नहीं चल रही तो नहीं चल रही, वहाँ 10 अलग अलग आउटलेट खोल के बंद हो गए, खुल गए ना, वो वहाँ उस व्यक्ति को घर में रहने में तरक्की मिलना चालू हो गई। और कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति घरों में रहने जाते हैं कि रहने गए और पहले से भी स्थिति उनकी दिक्कत में आने लग गई, और तो और हो सकता है 1-2 साल में 2-3 प्राणी चले गए जीवन छोड़ के, ये भी करता है वास्तु। कभी कभी वास्तु का असंतुलन जीवन के ऊपर भी आ जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो तब आदमी कहता है, अरे, तब इस एंगल से आदमी नहीं देखता कि वास्तु क्या है, वो कहता है अच्छा लग रहा भगवान की मर्जी होगी, या लग रहा कुछ ऐसा लिखा होगा मेरे साथ। लिखा है नहीं है वो बात की बात है, पर अगर आदमी इस ऊर्जा को ही समझ ले, उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा समझ के चलना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में इतनी जल्दी कोई असहजता आएगी तो कम से कम वो आप फेस करने के लायक बनोगे, आपको पता पड़ेगा कि आपके डू एंड डोंट्स क्या है लाइफ में। फॉर द ऑडियंस एंड अस, कि ये जो आपने बोला वाइब्रेशंस होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, ये एक्चुअल ऊर्जाएं वाइब्रेशंस हैं क्या? इसको आप अगर एक संक्षिप्त में ऐसा समझिए कि एक्टिविटीज हैं, दिशाएं हैं, है ना। और जैसा कि मैंने अभी शुरू से भी बोला कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वो चाहे अपना घर है आपका, चाहे किराए का है, चाहे 2 कमरे का है, चाहे 10 कमरे का घर है, तो वो उसका शेप कितने एंगल में, कितने एरिया में बना हुआ है, कौन सा डायरेक्शन उसका कहाँ जा रहा है, और अंदर आप एक्टिविटी कहाँ क्या क्या कर रहे हो। सपोज जैसे पूजा घर है, वास्तु कहता है कि आप जिस भी देवी देवता को, गॉड गॉडेस को आप फॉलो करते हो, मानते हो, तो घर में आपका जो पूजा घर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, है ना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईशान कोण में होना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों होना चाहिए, कि ईशान कोण में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है कि उस जगह पे जब पूजा घर बनेगा, क्यों वहाँ बोला गया है शास्त्रों में, इसलिए बोला गया है कि जब वहाँ पूजा घर होगा, वहाँ बैठ के घर के लोग पूजा करेंगे, तो उसके 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा, घर के जितने प्राणी पूजा करते होंगे किसी भी रूप में, कुछ धार्मिक किताब पढ़ते होंगे, मंत्रास कुछ चैंट करते होंगे, कुछ माला जपते होंगे, है ना, पाठ करते होंगे, तो उनका मन उस ईश्वर में लगेगा, उस ईश्वर के साथ उनको कनेक्शन फील होगा। लोग कहते हैं ना भाई मुझे अच्छा लगा मंदिर में, क्यों कहते हैं, मंदिर में काफियों का वास्तु सही होता है, तो आदमी को लगता है मंदिर के बहुत अच्छा लगा। और वही अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूजा करना बना के घर में कहीं भी और बना दोगे, तो पूजा तो जो करने वाला है वो करेगा, मंत्र चैंट करेगा, पाठ करेगा, पर उसका मन नहीं लगेगा पूजा में, और उसका कनेक्शन उस गॉड गॉडेस के प्रति नहीं होगा। वो सिर्फ एक्सरसाइज करेगा कि मुझे 2 माला जपनी है, मैंने जप ली, मुझे पाठ करना है किसी भी मतलब देवी देवता का, वो पढ़ लिया, बस हो गया। उसको आपका मन लगा, अब सही मायनों में वो कहेगा मेरा मन नहीं लगा, मैंने एक्सरसाइज कर ली एक तरीके की। तो ये एक पक्ष ही हो गया। दूसरा पक्ष क्या हो गया, जब घर का पुरुष भी अगर पूजा पाठ करता है और घर का पूजा घर सही है,
तो उसके जीवन में फैसले काफ़ी हद तक सही होते हैं, उसका इंट्यूशन लेवल सही काम करता है, उसके अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत अच्छी काम करती है, फैसले लेने की क्षमता उसके अंदर और विकसित होती है। और पूजा अगर भी सही नहीं होगा तो पूजा में भी मन नहीं लगेगा और उसकी फैसला लेने की भी क्षमता बड़ी कमज़ोर होगी और दूसरों के ऊपर आश्रित रहेगा जीवन में। ये चीज़ मैंने पर्सनली रियलाइज़ करी है। तो ये प्रॉपर है, हाँ, यह है ना साइंस। जब मैं कभी पहले पूजा नहीं करता था तो मेरी डिसीजन टेकिंग में बहुत कंफ्यूजन होता था। अब जब से मैंने चालू करी है, चाहे रोज़ नहीं कर पाता, हफ्ते में ठीक है। 2-3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे करी भी, तो मुझे अब लगता है कि मैं डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा केपेबल हूँ, ज़्यादा मैच्योर हूँ, मेरे डिसीजन ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर आपने जैसे बोला कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी का वास्तु नहीं है अच्छा और मंदिर उसका किसी साइड रखा है, तो वो भगवान से कनेक्शन नहीं फ़ील करेगा अपना। अगर पूजा अगर सही नहीं है, हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसी घर में सेम जगह पे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी पूजा कर रही है, मेरी मम्मी को उसी जगह पे पूजा करने में अच्छा कनेक्शन फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा, तो उसको कैसे कोई सॉल्व कर सकता है? बस उसमें एक ही चीज़ काम करेगी। अगर मैं आपका ही केस लूँ तो मम्मी का मन लग रहा है, वो कर भी रही हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, यहाँ तो आप जल्दीबाजी में करते हो, हाथ जोड़ के निकल लेते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से बैठो, भाई कर्म तो करना ज़रूरी है, ये बात तो तय है ना, हाँ जी। है ना? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं जीवन में, उसको सफलता की ओर वो अगर वास्तु वाइब्रेशन बैलेंस्ड है, तो सफलता की ओर हमको ले जाती हैं। तो अगर आप कर्म कर रहे हो, तो आपकी मम्मी जैसे कर रही हैं, अगर आप भी जो भी आप जैसे ही पूजा करते हो, तो वो ऐसा होएगा ही नहीं कि आपका मन ना लगे। तो वास्तु पूरी फैमिली के लिए वर्क करता है, सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये हम कह सकते हैं? एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा और हायर वर्ज़न होता है, एडवांस वर्ज़न होता है, फिर वो पर्टिकुलर एक चीज़ में वर्क करता है, पर ऐसा होता बहुत कम है। तब हम लोग उस चीज़ को भी चेक करते हैं, देखते हैं। बाकी ऐसे इन ऑल एक बैलेंस वे में एक नॉर्मल चीज़ें सेट कर दी जाती हैं, तो रिज़ल्ट मिलता है। व्यक्ति कम से कम समस्याओं से दूर रहता है, इतनी जल्दी कोई समस्या नहीं आती। तो सर जैसा आपने हमें बताया आप 30 साल से इस फील्ड में हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं आप, पे काफ़ी बड़े। तो आपकी लाइफ में आपने कभी कुछ ऐसा केस देखा हो कि किसी ने आपको फ़ोन करके बताया हो कि आपने एक चीज़ उनको बताई हो और वो इमीडिएट बहुत जल्दी उनकी सही हो गई हो आपके सॉल्यूशन से, और उन्होंने आपको कॉल करके बताया हो? बहुत, बहुत। जैसे सर? जैसे कि एक केस ऐसा था कि एक बिहार में किसी क्लाइंट का फ़ोन आया एक बार, वाया-वाया होते हुए, नंबर लेते हुए। तो उनकी समस्या मैडम की ये थी कि वो स्कूल टीचर थीं, हैं, और उनको कोई इश्यू नहीं था, और जो उनके हस्बैंड हैं, वो बहुत अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं या लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और शादी को हो गए करीब 3-4 साल, उन्होंने बताया था हो गए हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, क्योंकि मुझे पता है मैंने इतने साल बिताए हैं इस चीज़ में, प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ और प्रैक्टिस बंद नहीं है। तो वास्तु के लिए मैंने जब उनको बताया फ़ोन पे, हालाँकि कुछ समय मैंने उनका वो भी किया, एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा-सा ट्रीटमेंट शुरू किया, और एस्ट्रोलॉजी के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन की थी। तो वास्तु के लिए वो नहीं तैयार हो पाईं, क्योंकि वो कह रही थी मैं बिलीवर हूँ, मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ नहीं है, तो और मुश्किल होगा मुझे बहुत कराना ये काम। तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली उनकी वो चीज़ फाइन ट्यून करी। करते-करते, जैसा कि मैंने आपको शो के शुरुआत में अपनी यूएसपी के बारे में बताया था, तो फ़ोन पे ही मैंने उनको देखा नहीं था करीब 7-8 महीने, 9 महीने। 9 महीने वो 15-20 दिन में, 1 महीने में वो ट्रीटमेंट अपनी कराती रहती थी। तो एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट तो दिया, उनका लड़ाई झगड़ा कम होते-होते रुक गया, सारी चीज़ें सही हो गई, अब्यूज़ करना बंद कर दिया उनके हस्बैंड ने। और फ़ोन पे बात करते-करते जो मेरी यूएसपी है, मैंने वास्तु भी काफ़ी हद तक बिना उनके घर गए उस चीज़ को फाइन ट्यून किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपस में संबंध अच्छे बने, वाइफ हस्बैंड के संबंध अच्छे बने, तो 2 से 3 होने का भी सोचा उन्होंने, जो चीज़ पहले हो ही नहीं पा रही थी। भाई जब रिलेशनशिप ही ठीक नहीं है, तो आप कैसे 2 से 3 होएँगे? तो वो चीज़ उनकी प्रॉब्लम दूर हुई, और दूर हुई, उसके बाद करीब 9 या 10 महीने बाद उन्होंने कंसीव किया, और आज एक वो बेटी की माँ है। तो ये एक चीज़ है। उसके बहुत बाद उन्होंने कभी वीडियो कॉल करी या क्या है, तो फिर मैंने देखा भाई मैं जिनसे बात करता वो ये है। तो ऐसी चीज़ें हैं। सर कभी कुछ ऐसे हॉरर रिलेटेड कुछ हुआ हो कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हो जो लोगों को घर में फ़ील हो रही हो? कुछ जैसे लोग कहते हैं कि आत्मा, भूत-प्रेत ऐसे। तो कभी कुछ नहीं, ऐसा आपने एक्सपीरियंस ऐसा किया? ऐसा नहीं, आत्मा भूत प्रेत नहीं। हाँ, ये होता है कि जब बड़ा थोड़ा-सा कुछ अ, ऊर्जा का बड़ा एक्सट्रीम लेवल असंतुलन वाला होता है, इम्बैलेंस्ड होता है, तो होता है कि उस घर में जो है, जो मैंने अपने अभ्यास के दौरान देखा कि शीशे की चीज़ें टूटती हैं बहुत, हुँ।
और अगर मिरर है तो वो अनायास ही क्रैक होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। ये चीज़ें मैंने देखी हैं, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा असंतुलन ऊर्जा का होता है। तो वो इस तरीके से वो भाई मेरा ऐसा मानना है, और कई लोगों से भी मैंने कहते सुना है कि भाई प्रकृति भी बात करती है, उसको समझने वाला चाहिए, है ना? तो प्रकृति का संतुलन इस रूप में बात करता है। कभी आपके घर में जो लोग रहने वाले हैं, काँच के बर्तन बहुत जल्दी-जल्दी टूटेंगे। आपके भाई के हाथ से, आपके फैमिली मेंबर्स के हाथ से। फ्लावर पॉट अगर ग्लास के हैं, बोन चाइना के हैं, कुछ भी हैं, वो टूटेंगे बहुत जल्दी, जो पहले नहीं टूटते रहे होंगे। ऐसा मिरर आपने लगाया हुआ है, अलमारी में फिक्स है इतने सालों से, अचानक इम्बैलेंस बढ़ गया, वो क्रैक होना चालू हो गया। आपको लगा तो यूँ ही हो गया है, ऐसा नहीं है। प्रकृति बात करती है, बताती है कि कितना इम्बैलेंस यहाँ आ चुका है, आ रहा है। क्या कभी इस चीज़ में लाइफ में आपको फेलियर फेस करना पड़ा है कि कोई सोल्यूशन आपका वर्क नहीं करा हो किसी के लिए? ऐसा अभी तक तो नहीं। और उल्टा मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ, तब भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। हाँ जी। मैं यही कहता हूँ मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज भी मैं सीखता समझता हूँ, और कहाँ से प्रैक्टिस आती है, कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, कहाँ से बात निकली जो मैंने अभी आपको बोली कि ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ रहा कभी हुआ हो। क्यों? अभी शुरुआत में ही आपने देखा ही होगा मेरी यूएसपी। हाँ जी। तो इससे 2 बातें हुई, मुझे तो पता था, मैंने आपके साथ शेयर करी कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? और साथ-साथ मेरा अभ्यास भी तो हुआ, एक और अभ्यास हुआ। 1001 मैं कर चुका हूँ अगर आपसे मिलने से पहले, आज इस घड़ी से पहले, तो 1002 ये एक और ऐड हुआ ना उसमें। ये अभ्यास मुझे ताकत देता है, ये अभ्यास मुझे शक्ति देती है। सर, इतना आगे आने के बाद भी आपको ऐसा मतलब अभी भी कुछ ऐसा है जो आपके अंदर और प्रैक्टिस करने को और नॉलेज गेन करने का बचा? बिल्कुल। मेरी यात्रा की शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि मुझे इसमें काम करना है, इसमें फुल टाइम रहना है। मेरी यात्रा की शुरुआत ऐसे हुई थी वर्षों पहले कि मुझे कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए, समाज के लिए। अगर कोई पीड़ित आ रहा है, क्योंकि मेरे पापा शौकिया एस्ट्रोलॉजर थे, तो मैंने उनसे ज्योतिष सीखी। तो जब सीखी तो लोग तब भी हमारे पास आते थे। तो मुझे ये लगता था ये आया है व्यक्ति, तो मुझे इसका किसी भी ये किन प्रकारेण इसको रेमेडी देनी है, भला करना है इसका, कि इसका फ़ायदा हो जाए जिस पीड़ा को लेके मेरे पास ये आया है। तो ये थॉट प्रोसेस रहता था। तो उसी के ऊपर मैंने वर्क किया। पहले शुरुआत ज्योतिष से हुई, पामिस्ट्री की मैंने, फिर उसके बाद मुझे संतुष्टि का आभास नहीं भाव नहीं आया। उसके बाद मैंने टैरो रीडिंग पे बहुत वर्क किया कि भाई ज्योतिष तो उन लोगों के लिए करती है काम कि भाई जन्मपत्री होनी ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ टाइम वाइम होना ज़रूरी है, जो बेस है। तो मुझे ये लगा कि भाई जिनका नहीं है, उनकी मैं मदद कैसे करूँ? फिर वही मेरा वाला पॉइंट आगे आया। तो फिर मैंने टैरो रीडिंग के उसमें बड़ा अभ्यास किया। उसमें कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें तो सिर्फ आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है और कार्ड उठाना है, और कार्ड में भी पिक्चर्स बनी हुई है, कोई थ्योरिटिकल लैंग्वेज नहीं है। उस पे किया, पर वो रेमेडीज़ देना चालू किया उन कार्ड्स ने, गाइड करना मुझे चालू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सालों मैंने एन्जॉय किया उस नॉलेज को। पर मुझे फिर ये भाव एक दिन आया कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हो रही है? आदमी मेरे पास तब आ रहा है जब वो पीड़ा महसूस कर रहा है। रिश्तों में, स्वास्थ्य में, आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से। ये चीज़ मन में एक दिन भाव उठा, ये चीज़ आ कहाँ से रही है? क्यों ना उसको देखा जाए। रिसर्च करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते वो बात घरों तक आई। घरों तक आई, फिर मैंने इसके ऊपर वर्क करना चालू किया। जो लोग हमसे पहले इस लाइन में कर चुके हैं, उनको मैंने स्टडी किया, सीखा, समझा, पढ़ा, प्रैक्टिस की बहुत। जहाँ-जहाँ जाते थे वहाँ एक अजीब-सी एक पैशन कह लीजिए, दीवानगी कह लीजिए, मेरे पैंट के जहाँ बेल्ट हम लोग पहनते हैं, वहाँ लूप होते हैं ना, उस लूप में कंपास लटकता रहता था ऑलवेज़। सिर्फ रात को सोते समय जब मैं कपड़े चेंज करता था तो हटता था, नहीं तो सारा दिन कंपास लटकता रहता था। मैं जहाँ जाता था वहाँ शुरू हो जाता था, जहाँ जाता था वहाँ प्रैक्टिस हर समय। तो मुझे पता पड़ा कि प्रॉब्लम इस व्यक्ति को यहाँ से आ रही है। सपोज़ जैसे अभी हमने कुछ देर पहले किसी व्यक्ति को बताया कि आपके घर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होंगे। अब वो अगर मेरे को या मेरे जैसे बंदे को ये कहेगा कि ईश्वर का लिखा हुआ था, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। ईश्वर वो बहुत ऊपर हायर साइड हो गई, और ईश्वर हमेशा सबको खुश देखना चाहता है। कोई भी किसी भी उसका है, किसी भी गॉड गॉडेस को फॉलो करता है। ईश्वर कभी ये नहीं चाहता है कोई मेरा बच्चा पीड़ित रहे, दुखी रहे, है ना? और फिर वो है कि जो एक आस्था का विषय है ना? तो हम पहले जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम पहले उसको तो समझ लें। क्या वहाँ कहीं तो इम्बैलेंस नहीं है?
इसलिए जब वहाँ वो लक्षण दिखेगा ही दिखेगा, अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उस लक्षण को ठीक कर दिया गया, फाइन ट्यून कर दिया गया, ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल स्थिति आ जाएगी भाई, कि इतनी जल्दी स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। सर अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जैसे ही वास्तु का नाम आता है लोग काफी डरे हुए से स्कैर्ड फील करते हैं कि अगर मेरा वास्तु खराब हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस पे आपका क्या टेक है? इसके लिए मैं बस एक ही बात बोलूँगा, लैक ऑफ अवेयरनेस, सजगता की कमी। पहले ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होती थी चीज़ों को ठीक करने में। अब इतनी तरक्की कर ली है विज्ञान ने और इतने प्रैक्टिशनर्स आए हैं टाइम टू टाइम, तो अब 100 में से कहीं 2 केसेस में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करानी पड़ती है, अदरवाइज बिना तोड़फोड़ की चीज़ें ठीक हो जाती हैं 98 केसेस में। कभी कभी जैसे लोग ये डरे हुए फील करते हैं, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये डरी हुई फील करेगी कि हम किसी को कंसल्टेशन के लिए बुलाएंगे, देन हम उनका मैपिंग के चार्जेस देंगे जो भी रहेंगे, एंड देन उसके बाद भी अगर हमारे घर में दिक्कत आई और रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो उसके लिए भी फंड्स लाएंगे, तो उसको कोई बाईपास करने का कभी कोई सोल्यूशन होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर एक बार अगर फाइन ट्यूनिंग हो गई है प्रॉपर्टी की, तो जो भी एक वास्तु विशेषज्ञ है, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं एक डू एंड डोंट्स बता देता हूँ सामने वाले को कि आपको जीवन भर ये करना है, ये नहीं करना है। और यहाँ टाइम टू टाइम अगर आप कुछ फिर दोबारा से रिनोवेशन करवा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं अपनी ही प्रॉपर्टी पे, तो एनी टाइम यू कैन आस्क, आप थ्रू टू फोन और बुला के दिखवा सकते हैं। आप उसको ध्यान दीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा सर, एक जैसे ये चीज़ हो गई हमारी कि लोग कहते हैं कि नाइटमेयर्स, अगर किसी को खराब सपने आ रहे हैं तो या तो वो गलत डायरेक्शन में सो रहा है, और एक मैंने सुना था कि मेरे घर में काफ़ी चीज़ बोली गई थी कि जैसे अगर हमारे सर के ऊपर, जैसे यहाँ ये है सीलिंग है, अगर आप इसी के नीचे सो रहे हो तो आपको हेल्थ इश्यूज हमेशा रहेंगे। नहीं, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये मैंने अपनी अभ्यास के दौरान नहीं देखा कि सीलिंग है और आपको ऐसा हो रहा है, नहीं। हाँ, पहली वाली जो बात है आपकी, वो मैं इस तरीके से मैंने अपने 20-25 सालों के अभ्यास में देखा कि अगर आप नॉर्थ की तरफ सर रख के सो रहे हैं और साउथ की तरफ आप पैर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं कि बुरे स्वप्न आते हैं, नींद पूरी नहीं होती, आदमी जितने घंटे सो ले, जब सुबह उठता है तो रिफ्रेश फील नहीं करता। तो क्योंकि आपने प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, एनर्जी लेवल के जो भी रेज हैं, एनर्जीज हैं, वो साउथ टू नॉर्थ वर्क कर चल लेंगे। तो जब साउथ की तरफ आप सर करेंगे और नॉर्थ की तरफ पैर करेंगे, तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। सुबह आप जितने घंटे की नींद करके उठते हैं, तो आप थोड़ा सा स्वयं में एक रिफ्रेश फील करेंगे। ऐसा मतलब बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप इज नॉर्थ में सर, साउथ में पैर? नो, साउथ में सर, नॉर्थ में पैर। ओके। एंड सर, जैसे अगर मुझे कोई वास्तु, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी के पास बहुत फंड्स नहीं है, कोई इतना एक खर्च नहीं कर सकता, अगर उसको सिर्फ एक आइडिया लेना है वास्तु के लिए कि मैं वेल्थ कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं कैसे प्रॉस्पेरस बनूं अपनी लाइफ में, तो एक वो बेसिक सी टिप आपके हिसाब से क्या होगी? ये कहना बेसिक सी ये टिप देना तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहने को मैं कह सकता हूँ। अब ऐसे तो कहते हैं लोग कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं, है ना, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका जीविकोपार्जन है, तो आप वो नॉर्थ में रखिए, क्योंकि नॉर्थ दिशा कुबेर जी की कही गई है वास्तु में। तो अगर आप उस दिशा की तरफ अपना धन रखते हैं, तो आपके धन में वृद्धि होती है, अच्छा होता है रखना, ऐसा है। पर बाकी भी और 2-3 स्थान भी वर्किंग के दौरान और आते हैं, चीज़ें निकल के आती हैं, उस जगह पे भी आप रखते हैं, तो चीज़ें आपकी। लेकिन सर ये चीज़ें तो सिर्फ कैश के लिए पॉसिबल है, या अचीवमेंट जो हमने ले ली कि हमने सैलरी से ये खरीद लिया, हमने तो रख दिया उसको नॉर्थ की तरफ? नहीं, एट टाइम्स ये कैश की बात हो रही है। आप जो भी धन संग्रह कर रहे हैं मेहनत करके, अब जैसे काम करके, आज की जनरेशन में लोग बैंक में ही पैसे रखते हैं, सैलरी अकाउंट में ही, अकाउंट से निकाली नहीं, अकाउंट से खर्च कर दी। कुछ तो रखता ही है आदमी अपनी जेब में, ऐसा तो वो आप वहाँ रखिए घर में, या घर की जो महिला है, माँ है, बहन है, धर्मपत्नी है, तो वो अपना उस जगह पे नॉर्थ की तरफ अगर कहीं स्थान बना के अगर रखती है, तो वो थोड़ा सा एक वास्तु सम्मत होता है, बशर्ते कि कहीं और रखे। सर मतलब एक ये बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ मैंने हमेशा सुनी है कि अगर आप अपनी घर में औरतों की इज्जत कर रहे हो, माँ बहन की इज्जत कर रहे हो, तो आप लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी गेन करोगे। वो तो है, ये एक विज्ञान से थोड़ी सी अलग हटके ये हमारे संस्कार है कि हम बड़ों की इज्जत करेंगे अगर, और घर के बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, माता पिता के सवेरे चरण छू के तब हम घर से बाहर निकलेंगे, तो वो तो बिल्कुल वर्क करती है, आशीर्वाद ब्लेसिंग वर्क करती है, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। तो क्या आशीर्वाद एनर्जी चेंज कर सकता है? क्यों नहीं। आज हमारे ऋषि, साधु, महात्मा ये सब क्या करते थे?
भाई तब तो इतना सब अवेयरनेस वास्तु की नहीं थी ना, पर हम लोग जाते हैं किसी भी साधु महात्मा जी के पास, आश्रम जाते हैं, या आजकल शहरों में लोग आते हैं, हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, चरण पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे, तो वो तो वर्क करता ही है, बिल्कुल करता है। और सर जैसे फॉर एग्जांपल किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट, आई फील सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि वहीं से अन्न जाना है घर में, पूरे सबके लिए खाना बनना है। तो किचन का सबसे अच्छा लेआउट क्या होता है? लेआउट मीन्स कि किचन किस तरफ होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, और क्या चीज़ें किचन में 100% होनी ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, किचन का लेआउट अगर आप देखेंगे या अगर उसका स्थान पूछ रहे हैं वास्तु के आधार पे, तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में। और ये क्या चीज़ें हैं जो किचन में होनी नहीं चाहिए हमारे, कभी कोई ऐसे एलिमेंट्स जो नहीं होने चाहिए? किचन में एक तो जितना हो सके साफ सुथरा होना चाहिए, घर की गृहणियां रखें साफ सुथरा उसको, और खास तौर पे रात्रि के समय, जिस समय पैकअप करता है आदमी कि डिनर हो गया, सब घर के सदस्यों ने खाना खा लिया, तो किचन उस स्थिति में बहुत साफ सुथरा होना जरूरी है, और जूठे बर्तन वहाँ पे न हो उस समय, या तो रात में ही धुल के वो अपने स्थान पे पहुंच जाए, या उनके लिए अलग स्थान बना हुआ हो, तो अगर रात में नहीं धुल तो वो अलग हो जाए। किचन में जूठे बर्तनों का स्थान नहीं होना चाहिए, खासतौर से रात को, नहीं खुले पड़े हुए रात भर पड़े हुए, वो नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ ये होती थी कि घर में मार्बल्स भी लोग वास्तु के हिसाब से लगाते हैं, कि मार्बल कुछ लोगों के होता है जैसे काले मार्बल सूट नहीं करते, जी, तो वाइट लगाओ या ब्राइट कलर लगाओ, तो वो सच होता है कि डार्कर कलर्स हमको कम सूट करते हैं और ब्राइटर ज़्यादा सूट करते हैं? हाँ, ये डिपेंड करता है, अगेन फिर वही ये चीज़ें आ जाती हैं कि वास्तु के हिसाब से किस जगह पे प्रॉपर्टी हमारी, जहाँ ये काम होने जा रहा है, दिशाएं कैसी हैं, आकार कैसा है प्रॉपर्टी का, क्या चीज़ें कैसी हैं, वो बाकी ऐसा नहीं है, डार्क भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में आपको ज़्यादा चीज़ें कैसे फेस करने मिली, मतलब कि ब्राइट, अगर एक रेशियो बना है परसेंटेज, तो आपके एक्सपीरियंस में आपके हिसाब से ब्राइटर कलर ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं या डार्कर? लाइटर ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं, अगर आप, मैं पूरा अगर इन ऑल देखूँ, जितने सालों से काम कर रहा हूँ, डार्कर भी रहे हैं पर लाइटर ज़्यादा रहे हैं, और इसमें कोई क्राइटेरिया किसी चीज़ का नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ भी इम्बैलेंस का कारण बन सकती है जीवन में, बहुत बड़ा, और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। ये तो उस जगह की ऊर्जा का, जिस जगह हम लोग जाते हैं वो महसूस करती हैं, एक्टिविटीज़ बताती हैं, वो निर्धारण करेंगे इसका। और सर कुछ ऐसी चीज़ें जो, जैसे कि मैंने एक सुना था कि घर के द्वार पे कभी आपको भगवान नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भगवान आपके द्वारपाल नहीं है। घर के भगवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर में होने चाहिए, दीवारों पे फोटोज नहीं टंगी होनी बिल्कुल चाहिए, सही। द्वारपाल गेट पे नहीं टंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो मतलब उसके पीछे की क्या इसमें वास्तु है? आप ही ने उत्तर भी दे दिया इसका कि भगवान हमारे द्वारपाल नहीं है, हाँ जी। सिंपल। और घर का वैसे भी देखिए ना, अब आज लक्ष्मी, कई लोग गणेश जी बाहर लगा देते हैं घर के, हाँ जी। तो ये लगाना मेरे अभ्यास के जो मैंने देखा, ठीक नहीं समझा उसको, है ना। और क्यों? क्योंकि फिर आप देखो, वहीं उसी समय पे जब दीपावली का टाइम आता है, तो हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनकी पूजा भी करते हैं, पूजा घर में भी स्थान देते हैं। एक्चुअल में उनका स्थान तो पूजा घर ही है। हाँ, आपको एंट्रेंस में प्रवेश द्वार पे लगाना है, तो आप गणेश जी न रख के स्वास्तिक बना दीजिए, जी। वो भी तो अपना प्राचीन एक सिंबल है एक अपना, साइन होना जरूरी है। एक बचाव होता है, रक्षा कवच है एक तरीके का, धार्मिक आस्था है। और सर कहते हैं कि लाइट्स हमेशा घर के बाहर होना जरूरी है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अच्छी सी लाइट्स लगी होनी चाहिए, सुंदर लाइट्स लगी होनी चाहिए घर के में। वो अपने ऊपर है, मगर हाँ ये है कि गोधूली बेला के टाइम जब शाम और रात मिलती हैं, तो उस समय जरूर शाम के समय लाइट होना, रोशनी होना घर के बाहर वाले हिस्से में बहुत अति आवश्यक है। अंदर भी होनी चाहिए, और कैसी भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी हो और फैंसी हो। रोशनी तो रोशनी। एक बल्ब भी बेनिफिशियल है अगर आप सही बिल्कुल तरीके से किया बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो सर कोई ऐसे डूज एंड डोंट्स जो हमको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं करने चाहिए? मंदिर में यही देखने चाहिए कि एक तो भगवान बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और एक देवी देवता का जिसको भी आप लोग फॉलो करते हैं एक फ़ोटो हो, और अगर आप डेली या हफ्ते में जब कभी भी आप फ्लावर्स ऑफ़र करते हैं गॉड गॉडेस को, तो वो सूखे हुए ना हो, 24 घंटे बाद या जिस समय वो सूख जाए उसके बाद उनको वहाँ से हटा दीजिए। पूजा घर साफ सुथरा रहना चाहिए। अक्सर होता है कि वो बना होता है, टूम बना होता है हर मंदिर पे एक गोल सा,
तो वो होना आप कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, घर के मंदिर में हमेशा वो ज़रूर होना चाहिए। ऐसा कोई मैंने इस चीज का वो नहीं देखा। मंदिर तो मंदिर है, हाँ मंदिरों में वो चीज होती है, हाँ जी, घर के मंदिरों में हर जगह तो पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ जी, तो मंदिर है, आप पूजा कर रहे हैं डेली, सही जगह पे कर रहे हैं, प्रॉपर धूप बत्ती हो रही है, दिया बत्ती हो रही है, जो भी हम लोग अपना पूजा घर को अच्छे से अच्छा सजाते हैं, संवारते हैं, पूजा करते हैं, वो होना चाहिए बस। अब फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो रेंट पे रहने जा रहा है, तो वो तो एट टाइम्स यही देख के घर लेगा ना कि उसको रेंट कहाँ कम पड़ रहा है, तो उनके लिए कैसे सोल्यूशन निकालता है वास्तु? नहीं, उनका सॉल्यूशन यही है कि उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु सम्मत है कि नहीं, एनर्जी लेवल वहाँ का कैसा है। क्योंकि कहीं न कहीं इंसान की सफलता और असफलता के पीछे या उसके साथ-साथ इस वास्तु वाइब्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, होता है, सहयोग होता है। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। और कैसे देखे कोई? किसी भी जिस विशेषज्ञ को दिखाए, क्योंकि वो तो जानता नहीं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ जी, दवा लेते हैं, कैसी भी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से आप विशेषज्ञ जिसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है, आप जानते हैं, परिचित हैं, दिखाइए उसको। ये कुछ तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते होंगे ना कि जैसे इस तरफ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा स्ट्रिक्ट है, मगर वो इतने ज़्यादा हैं कि एक आम इंसान के लिए देखना और समझना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर जैसे आजकल के फ़ोन्स में कंपास आ गया है, तो लोग हेल्प ले लेते हैं, किसी को आइडिया हो। मगर बहुत से क्राइटेरिया हैं, कितने व्यक्ति देख लेगा। आज आप ये देखो, हमने फिर वही मैं वापस मेडिसिन्स पे आ जाता हूँ। आज पहले डॉक्टर लोग थे, इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट था तो गूगल इतना ज़्यादा सशक्त नहीं था। आज इंटरनेट भी है, गूगल भी सशक्त है। आप डॉक्टर ने अगर कोई आपको दवा दी है, तो उस दवा के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो गूगल में जाके, कि किस-किस सॉल्ट से बनी है, कौन-कौन से सॉल्ट इसमें है, क्या दवा ये करती है, इसका काम क्या है, होता है ना? तो पर क्या आप सारी दवाओं को समझ के खुद अपनी दवा कर पाओगे कभी जीवन में? या किसी घर के सदस्य को दे सकते हो? नहीं ना? वैसे ही है। इतने ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया हैं, एक फ़ील करना होता है, देखना होता है, समझना होता है। वो कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है, क्योंकि उसने उतना समय दिया है, ज्ञान लिया है, अध्ययन किया है, पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिकल किए हैं। वो तुरंत देख के बता देगा कि प्रॉपर्टी रहने लायक है कि नहीं है, या क्या इसके डू एंड डोंट्स हैं। तो क्या वास्तु करना ऑनलाइन पॉसिबल है कि वीडियो कॉल पे कर लिया? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एट टाइम्स हर जगह जाके वहाँ की एनर्जी फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके बिना हम सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, और वास्तु या तो फिर ड्राइंग हो हाँ जी। और प्रॉपर मतलब मेजरमेंट लेआउट प्लान होता है। बैलेंस, मतलब मेजरमेंट की हुई पूरी घर का लेआउट हो, पूरा प्लान, और डायरेक्शंस मार्क्ड हो। तो फिर एक बार को काफ़ी हद तक व्हाट्सएप पे अगर किसी ने भेजा है, मेल की है, या हमारे पास प्रिंट आउट है उस लेआउट का, तो हम लोग देख के काफ़ी हद तक उसका आकलन कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या दे रही होगी हमारे रहने वालों को, जो लोग वहाँ रह रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, क्या देगी ये। सर अगर हम ये समझना चाहें कि 3 एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के, एस्ट्रोलॉजी है, टैरोट रीडिंग है, वास्तु है। अगर इन 3 एस्पेक्ट्स को हम डिफरेंसेस समझना चाहें इसमें, और क्या ये तीनों लाइफ में नेसेसिटी क्यों है किसी की भी, तो वो कैसे समझाएँगे आप? तीनों का स्थान जीवन में अलग है, उद्देश्य अलग है। हाँ, उनका जो फल है वो एक ही है, मदद करना, गाइडेंस। वो चाहे वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष हो, वो चाहे टैरो रीडिंग हो। ज्योतिष में क्या हम लोग जन्मपत्री के आधार पे आकलन करते हैं व्यक्ति की समस्याओं का, उसके प्लस माइनस का, लाइफ में इवेंट्स का, है ना? और टैरो में तो क्वेश्चन बेस्ड है कि आपने प्रश्न किया, एंड you will have to pick the cards according to question, whatever you want to know that time. And third one is Vastu, so it depends on the energy of Bhavna, energy of your house, shops, office, etc. एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, बट उन लोगों के लिए है जो ये सब चीज़ें कराना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी पैसों का सोच के डर जाते हैं। तो अगर आपको एक्सपेंसेस की चीज़ों में रेट करना हो कि सबसे महँगे से सबसे सस्ता तीनों में क्या है, तो वो कैसे होता है चार्जेस वाइज़? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये प्रश्न को मैं थोड़ा सा कम कर समझता हूँ, सही है, क्योंकि जो चीज़ करनी है, हाँ जी। ठीक है ना? आज देखिए किसी को पिज़्ज़ा खाना है, तो अगर उसको रोड साइड, स्ट्रीट साइड फूड खाना है तो वो खाएगा। किसी को डोमिनोज़ का खाना है या किसी और चीज़ का खाना है तो वो खाएगा। उस हिसाब से उसके माइंड में है कि मैं डोमिनोज़ जाऊँगा या मैं किसी अच्छी जगह पे जाऊँगा, तो मेरा इतना खर्चा लगभग आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ है, और फिर ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स है।
आप व्यक्ति कपड़ों पे खर्च करता है, गाड़ी पे खर्च करता है, खाने पीने पे खर्च करता है, अपने रख रखाव पे खर्च करता है, कॉस्मेटिक्स क्रीमें लगाता है ना, शूज अपने कपड़ों पे खर्च, जूतों पे चप्पलों पे खर्च करता है, एक से एक जैसा वो चाहता है। तो ये तो ठीक है, ये तो ऊपरी चीजें हैं, है ना। तो पर ये तो लाइफ सेविंग ड्रग है, आपके जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने वाला है ये विज्ञान, ये विधा, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो वास्तु हो। तो इसमें कोई ये क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए कि जहाँ कम यहाँ क्या। लेकिन सर अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तु एक वन टाइम सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए, हमारी लाइफ को एक गाइडेंस देने के लिए, और एस्ट्रोलॉजिकली और टैरोट रीडिंग हमें फ्रीक्वेंटली करानी पड़ सकती है। क्योंकि क्या है ना, जो हमारे कुछ अलग तरीके के जीवन में प्रश्न होते हैं कि सपोज मान लो, जो मैंने अपने अभ्यास में देखा 20-25-30 सालों में, कि आप मान लो जॉब करते हो, आप एक जगह पे जॉब करते हो ए नाम के प्लेस पे, अब आपके पास बी और सी दो जगह का आपके पास और ऑफर है, तो उसमें वास्तु नहीं बता पाएगा आपको। वास्तु तो चीजें सेट कर सकता है आपकी, कि ये व्यक्ति जॉब करता है तो इसकी जॉब जहां भी करे अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, इसको तरक्की दे, इसके संबंध अच्छे बने रहे, ये सब फाइन ट्यूनिंग कर देगा, उतनी मदद वो कर देगा, स्ट्रॉन्ग टूल है। मगर वो ये नहीं बता पाएगा कि अमुक व्यक्ति ए जगह पे जॉब कर रहा है और बी और सी का ऑफर है, तो वो कहाँ जाए, ए में ही बना रहे, बी पे जाए या सी पे जाए। ये टैरो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है, और या फिर एस्ट्रोलॉजी। सर एक हमारी कंट्री में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो है मैरिटल प्रॉब्लम्स, कि किसी की मैरिज वर्क नहीं कर रही है, किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं मैरिज के बाद, तो इसमें वास्तु कैसे हेल्प करता है? इसमें वास्तु हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करता है, कि जैसे अगर जिन जिन घरों के मैंने जो अपने बीते वर्षों में अनुभव किया, देखा, केसेस सॉल्व किए, कि किसी न किसी तरीके का वास्तु इम्बैलेंस हो गया, तो वहाँ डाइवोर्सेस भी हुए, रिश्ते भी खराब हुए, और देखा ही होगा लोगों के होते हैं, तो वो चीजें उस असंतुलन से ही आती हैं, क्योंकि वास्तु आपके कर्मों का भी निर्धारण करता है, उसकी भी दिशा तय करता है बहुत हद तक। एक व्यक्ति का एस्पेक्ट हो गया कि बाय बर्थ फला व्यक्ति ऐसा है, और एक होता है उसका वास्तु वाइब्रेशन भी उसको पुश करता है, वैसे थॉट प्रोसेस वैसी चीजें करने के लिए बाधित करता है, प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने, वो चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो वैसे है कि उन चीज़ों को जब ठीक किया गया, जहाँ दिक्कतें आ रही थी रिश्तों में, तो रिश्ते संबंध सही हो गए। इवन टू जहाँ डाइवोर्सेस भी होने वाले थे, तो डाइवोर्सेस भी रुक गए। ऐसा मैंने अपने अभ्यास में देखा बीते वर्षों में। आपकी तरफ से कोई मैरिटल प्रॉब्लम्स के लिए अगर वास्तु टिप हो तो? मेरी तरफ से वास्तु टिप यही होगा कि एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन है घर का, उस एंगल को अगर ठीक रखा जाए, वो अगर स्वस्थ है, सही है, एनर्जेटिक है, तो रिश्तों में एक मधुरता भी बनी रहती है लोगों की, और चीज़ें उसकी वैवाहिक जीवन की या बाकी रिश्तों की भी अच्छे से चलती, सुचारू रूप से सही चलती। तो डायरेक्शन स्वस्थ होने का मतलब? डायरेक्शन मतलब कि वहाँ पे किसी तरीके का जैसे मैंने कहा कि जैसे पूजा घर के लिए आपको बात बताई, तो वैसे मैं पूरे घर के लिए कहना चाहूँगा कि कोई भी खराब सामान नहीं होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, खराब घड़ियाँ ना हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ना हो आपके, अगर हैं तो उनको या तो बनवा लीजिए, रिपेयर करा लीजिए, और या उनको घर से हटा दीजिए। अगर वो रहेंगे, खराब है, तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, एक तरीके का दिक्कतें देते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम्स में किसी भी रूप में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ये एक होना ही चाहिए, ध्यान देना चाहिए सभी को। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी लोगों की शादी से पहले भी हेल्प करती है कि कुंडलियां पढ़ाई जाती हैं, गुण मैच करे जाते हैं, वास्तु भी शादी से पहले हेल्प कर सकता है, या वास्तु शादी के बाद चीजें खराब जो हो जाती हैं वो सही करने में हेल्प करता है? क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर से करिए, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए एक साथ। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है, हाँ, कि किसी की कुंडली, हमने 2 लोगों की कुंडली पढ़ाई, कुंडली मैच करी तो लोगों ने शादी करी, ठीक। कभी क्या वास्तु भी इस चीज में हेल्प कर सकती है? मतलब बिल्कुल करती है, मैरिज हेल्प करती है? हाँ बिल्कुल करती है। वो ये किया जा सकता है, हालांकि इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आ जाती है अक्सर क्या बहुत बारी आई है, कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर ए नाम के व्यक्ति की सारी चीजें सही चल रही हैं जीवन में, और उसने सगाई की है, ए व्यक्ति मान लो फीमेल है, और उसने सगाई की है, सारी चीजें उसकी ठीक चल रही हैं जहां वो रह रही है लड़की, और उसने सगाई की है, शादी होने जा रही है उसकी कुछ समय बाद। अब आप कह रहे हैं कि क्या उसको भी देखा जा सकता है उसके घर को? तो ये अगर हो सकता है कि अगर उसके होने वाले इन-लॉज उस चीज़ को अगर अलाउ करें, तो उनके घर का वास्तु वाइब्रेशन चेक किया जा सकता है, और उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है, ताकि कोई मतलब जो आ रही है वहाँ शादी करके बहू बन के, तो उनके रिश्ते अच्छे बने रहें,
और चीज़ें सुचारू रूप से जीवन में सही चले, वो कर सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो। और सर अगर वास्तु आप बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि वास्तु टिप्स फॉर अर्निंग मनी, किसी को लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना है, कोई होना चाह रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ध्यान हमेशा देनी चाहिए अपनी लाइफ में? इसका उत्तर बहुत विस्तृत है क्योंकि कोई एक क्राइटेरिया ऐसा है नहीं, बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं। सपोज जैसे मैंने आपको ही बताया कुछ समय पहले स्वास्थ्य को लेके, अब वो व्यक्ति जुझारू है, मेहनत करने वाला है, पर उसकी तबीयत खराब रहती है, वो काम ही नहीं कर पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, कामचोर नहीं हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, पर आप अस्वस्थ रहते हो। आप हफ्ते में 2 ही दिन 3 दिन घर से निकल पाते हो, 3-4 दिन आप फीवर है और असहजता शरीर पे लगी हुई है, तो कैसे होगा काम? तो आपको वो देखना पड़ेगा क्या है ऐसी चीज़ जो घर में इनको शारीरिक अस्वस्थता दे रही है, तो उसको फाइन ट्यून करो, तब तो धन आएगा, मेहनत करेगा। जो जा ही नहीं पा रहा है अपने काम पे, तो कहाँ से मेहनत करेगा और कहाँ से मेहनत करके धन उपार्जन करेगा? इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। सर तो आजकल व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक कॉमन सी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक ही चीज़ है। लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इतनी चीज़ें सुन ली हैं कि उनको समझ नहीं आता क्या सच है क्या झूठ। कोई एक ही चीज़ को सच बोल रहा है, कोई उसी चीज़ को गलत बोल रहा है। तो आप कुछ छोटी छोटी मिथ्स को क्लियर कर सकते हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में डेली चलती हैं? कि एक मिथ है बहुत कि ओनली ईस्ट फेसिंग हाउसेज आर गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्थ वाले भी अच्छे होते हैं, साउथ वाले भी अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि लोगों में ये भ्रांति है कि साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, साउथ भी अच्छा है। अपने कार्य प्रैक्टिस के दौरान मैंने देखा, और वेस्ट भी। और दिक्कत आनी होगी, कहीं इम्बैलेंस है तो ईस्ट वाला भी प्रॉब्लम देता है और नॉर्थ वाला भी प्रॉब्लम देता है। टोटली गेम ऑफ बैलेंस। वास्तु का मतलब यही होता है कि घर तोड़ के वापस बनाना पूरा? नहीं, ये भी एक ऐसा मिथ है। बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं। तो इसका क्लियरिटी कैसे देंगे आप? इसकी क्लैरिटी ऐसे है कि कोई व्यक्ति जैसे कह रहा है कि एक्टिविटीज़ ही ठीक नहीं है। मान लो जैसे मैंने पूजा घर के बारे में बोला, पूजा घर कहीं गलत जगह पे बना हुआ है, तो आदमी कहेगा मेरा मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ी सी चीज़ें शिफ्ट कराई जाएंगी। पूजा घर का जो सही स्थान है वो बनाया जाएगा। उसको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ, पहले से बेहतर मैं महसूस करूँगा। अब मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा मन लग रहा है, मन शांत है मेरा। सर और कीपिंग मनी इन अ लॉकर इन द नॉर्थ ऑलवेज ब्रिंग्स वेल्थ। हाँ ठीक है, नॉर्थ मैंने बताया ही, जैसे आपको कुबेर का स्थान है, अच्छा होता है, धन रखने का अच्छा स्थान है। और गलत डायरेक्शन में सर रख के सोना भी हमारी जिंदगी को खराब कर सकता है। जिंदगी को खराब नहीं, मैंने बताया ना कि एक नींद पूरी नहीं होगी, आप रिफ्रेश फील नहीं करोगे, सुबह उठोगे तो असहज महसूस करोगे, आपको लगेगा जैसे कहीं बहुत ज़्यादा चिंतन हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बुरे स्वप्न आ सकते हैं रात को। ये 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आप कहोगे कि मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ सवेरे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये हेल्थ को जाके बाद में तो इफेक्ट करेगा। एक लंबे समय तक अगर व्यक्ति इसी तरीके से यही उसने दिनचर्या अपनी बनाए रखी, तो जरूर उसको मानसिक बेचैनी, असहजता दे देगा। वास्तु सिर्फ घरों के लिए होता है, कभी प्रोफेशनल चीजों के लिए नहीं होता, जैसे दुकान, मंदिर, इवन मंदिर के लिए भी नहीं होता, ऐसा एक मिथ है? नहीं, सब जगह के लिए होता है। जिस जगह को आप अपना बोलते हो वो जगह पे एनर्जी वर्क करती है, वो आपको वैसा ही परिणाम जीवन में देती है। वास्तु एक सुपरस्टिशन है, उसके पीछे कोई साइंस और रियलिटी नहीं है? नहीं, मैंने तो जो मेरे गुरुओं ने सिखाया, मैंने पढ़ा, देखा, समझा, प्रैक्टिस करी, विज्ञान है। सर ये चीज़ यहाँ आज के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा पूरी कर ली। बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला आपसे, लाइफ के बेसिक गाइडेंस हमें मिली। एज अ रियलिटी, एज अ 22 ईयर ओल्ड, हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं हुए आज तक, तो हमें वो चीज़ सीखने को मिली कि हाउ एवरीथिंग इज़ नेसेसरी इन दिस लाइफ। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हार्डवर्क हो, और चाहे वो हमारी आस्था हो भगवान को लेके। हर चीज़ का एक लाइफ में कोई ना कोई रोल है, और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना हम सबके लिए ज़रूरी है। आपकी तरफ से अगर सब एक कोई छोटा सा मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें तो वो क्या होगा? मेरी तरफ से मैसेज यही होगा कि एक विज्ञान है, और मैंने बीते वर्षों में इसका लाभ, इसका उपयोग, बेहतरीन उपयोग इसको महसूस किया है, देखा है। तो होना ही चाहिए सबको, इसको समझना चाहिए, और ख़ास तौर से
जैसा कि मैंने कहा कि एक बार स्कैनिंग वाला पार्ट जरूर जीवन में अपनाना चाहिए कि ये दे क्या रही है चीज़ हमको, हमारी प्रॉपर्टी, वो चाहे कोई मानता हो चाहे ना मानता हो। वो तो जब किसी वास्तु विशेषज्ञ को घर में लाएगा, दिखाएगा, तो ही तो उसको पता पड़ेगा कि जीवन में ये असंतुलन, ये बेचैनी, ये असहजता आ रही है तो इस कारण से आ रही है। तो जब कारण है तो उसका निवारण भी है। थैंक यू सो मच सर, हम लोगों के साथ ये बात करने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए हम सबको। थैंक यू सो मच। सिखाना क्या, बस मैंने तो जो महसूस किया बीते वर्षों में अपनी प्रैक्टिस अभ्यास के दौरान देखा, वो आप लोगों के साथ शेयर किया, अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो गाइस, दिस वाज एन एपिसोड विद मिस्टर प्रेम पंजवानी, जिसमें हमने देखा कैसे वास्तु सिर्फ एक बिलीफ नहीं बल्कि एक साइंस है जो हमारी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स टेक को इम्पैक्ट करता है हर दिन। वी एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी और वाइब्रेशंस टू टेम्पल्स एट होम, किचन लेआउट्स, मैरिटल हार्मनी एंड इवन मिथ्स दैट कंफ्यूज मोस्ट पीपल एवरी सिंगल डे। अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल डिस्कशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हर पॉडकास्ट में। टिल देन, अपने घर और जिंदगी में बैलेंस बनाए रखिए एंड रिमेंबर, वास्तु इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिशन, इट्स द साइंस ऑफ हार्मनी। थैंक यू।